हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। अब याद रखिएगा केस स्टडीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, सो इससे पहले की 2 वीडियोस को देखना ना भूलें क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। आज हम केस स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करेंगे, तो चलिए पहले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आज डिस्कस करें। अगेन सारे केस स्टडीज आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद उनका आंसर्स भी बताया जाएगा, बट आपसे उम्मीद है कि आप उन केस स्टडी को पूरा पढ़ के अपना आंसर जरूर निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं अगली आने वाली केस स्टडीज को। तो पहली केस स्टडी है ऋषितोष मुखर्जी, यानी इसमें बेसिकली ऋषितोष मुखर्जी करके कुछ चालू किया, पर अपन शुरुआत से नहीं, पहले जान लेते हैं भाई पूछा क्या है। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग, किस लेवल पे वो काम कर रहा है। ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। चलिए, ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली जॉइंड AME लिमिटेड, a company manufacturing refrigerator. He found out that his department was understaffed and the other department not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. He ensured that his department has a required number of employees and its cooperation with other department. बेटा सिंपल सादी बात है, यहाँ क्या बोलता है कि भाई आपको ऋषितोष मुखर्जी किस लेवल पे काम करना है ये बताना है। तो बेसिकली बेटा रिक्रूटमेंट वगैरह काम कौन करता है यार, कौन करता है, कौन लेकर आता है, इंश्योर करता है कोऑपरेशन दूसरे डिपार्टमेंट से, कौन करता है, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। तो बेसिकली ऋषितोष मुखर्जी इज वर्किंग एज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड इसके 3 मोर फंक्शंस क्या करेंगे, टू इंटरप्रेट the policies framed by the top level management, next to assign necessary duties and responsibilities to the employees of its department for implementation of plans, to motivate employee of his respective department to achieve the desired objective। यानी पहला पॉइंट रहेगा पॉलिसी को इंटरप्रेट करना और समझाना, दूसरा एम्प्लॉइज को ड्यूटीज वगैरह देना उनकी और देखना कि वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं प्लान को, तीसरा उनको मोटिवेट करना ताकि जो रिजल्ट उनसे एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट मिल सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द लेवल एट व्हिच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग एट। तो बेसिकली अगेन फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है और पूछता है स्टेट 3 अदर फंक्शंस। अगेन वही वाली चीजें हैं, 3 फंक्शन बतानी है, किस लेवल पे काम कर रहा है ये हमको जानना है। तो चलिए, आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन द एक्स लिमिटेड, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit started declining in the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. Basically बोलता क्या है कि यहाँ पे आशुतोष गोयनका जो है वो जाने की प्रॉफिट कम हो रहा है और उसका रीजन जाने की कोशिश की। अरे कौन है भाई, कौन है जो प्रॉफिट और सर्वाइवल और ये सब के बारे में जानता है बिजनेस के? तो ये सब बिजनेस के वेलफेयर, मेंटेनेंस, सर्वाइवल, ये सब के लिए कौन सोचता है, कौन सा लेवल है? तो बेसिकली इट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी आशुतोष गोयनका इज वर्किंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। 3 फंक्शंस आर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना, टू एनालाइज, इवैल्यूएट एंड डील विद द एक्सटर्नल फोर्सेस यानी एक्सटर्नल फोर्सेस जो है जो बिजनेस को कंटीन्यूअसली इंपैक्ट करती है, छेड़ती है भाई, बाहरी फोर्सेस है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे बैंक के रेट्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, वॉर, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली पर इनके कारण बिजनेस इफेक्ट होता है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल करना भी इनका एक वो है। टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज फॉर द बिजनेस, पॉलिसीज बनाना बिजनेस के लिए, ये भी इनका एक फंक्शन है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Next question is success of every organization depends upon its management. Explain 5 reasons to justify the above statement. Success जो है हर ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड करती है मैनेजमेंट पे। या अगला क्वेश्चन एक और इसी से रिलेटेड घुमा फिरा के पूछा है, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द 4 पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट्स दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली आपको 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस बताना, तो चलिए ये जान लेते हैं। बोला ये जाता है कि मैनेजमेंट जो है क्या रहता है, पहले आप ये तो बता दो। मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी या डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट इट द रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस ही रह जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट नहीं बन पाते, कुछ उनसे प्रोडक्ट मतलब बहुत बढ़िया चीज है ना, प्रोडक्टिवनेस एक्टिविटी नहीं हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंस यूज कर सकते हैं
पॉइंट नंबर 1 बोलता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ऑलरेडी पता है मैनेजमेंट की वजह से हमको ग्रुप गोल अचीव करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है जो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सिचुएशन चेंज होती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज करता है ना। एफिशिएंसी कैसे कि कंप्लीशन ऑफ द टास्क विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो इसको एफिशिएंसी बोलते हैं ना। तो मैनेजमेंट से हम एम करते हैं कि हमारा टास्क हमारा काम कंप्लीट हो विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करवाता है, कैसे? बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव सैलरी, हेल्थ बेनिफिट एंड सो ऑन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट से सोसाइटी डेवलप होती है। सर कैसे? सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना, और बैकवर्ड सोसाइटी को अपलिफ्ट करता है, फेयर गुड्स पे प्राइसेस देता है, अडल्ट्रेशन नहीं करता। तो ये सबसे भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव सैटिस्फाई होते हैं या डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होती है। मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा, तब नहीं जब मैं उसे जीतने दूंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज in the changing environment. In the light of this above statement, explain the 4 features of management. 4 फीचर बेसिकली बोला है मैनेजमेंट का और इसी से लिंक करता हुआ। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू others to effectively achieve organizational objective। यानी बेसिकली पहला आप ये बोल सकते हो भाई कहीं ना कहीं that we are related to achieving the objective, point number 1, यानी management is a goal oriented process। दूसरा it is a composite process, बहुत सारी चीजें इसमें आती है ना, बहुत सारे प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज बेसिकली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, सो यू हैव टू वर्क विद इट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, राइट। नेक्स्ट इज it limited resources and you have to work in a changing environment, means management creates a dynamic environment। so basically 4 पॉइंट यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं, मैं आगे रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, द सेकंड वन इज द effectiveness and efficient use of resources, third one is the using with the composite process, and the fourth one is the dynamic environment। management creates a dynamic environment, so I hope this is also clear। next तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इन द लाइट ऑफ दिस अबव स्टेटमेंट, यानी पहले अबव स्टेटमेंट के एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी 4 फीचर्स आपको समझाने हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। अरे यार ये लाइन कुछ अलग सी लग रही, अदर्स के साथ वर्क करना है, यानी पहला पॉइंट हो गया ग्रुप एक्टिविटी, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट वन बोलता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस है यानी कंपोजिट प्रोसेस, राइट। अपन लोग लर्न किए थे कि मैनेजमेंट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट अगली लाइन बोलता है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो बेसिकली ये एक और फीचर है कि भाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट, बाय यूजिंग efficiently using limited resources in the changing environment। अगला है आपका changing environment, यानी मैं यहां बोल सकता हूं मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक एनवायरनमेंट, या मैनेजमेंट हेल्प्स टू बिल्ड अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, या मैनेजमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। ये 4 फीचर आपके मैनेजमेंट के बिल्कुल आप लिख सकते हैं। वैसे एक और यहां मेरे को दिख रहा है कि थ्रू मैनेजमेंट द रिसोर्सेज इज यूज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हुए जैसे कि आपको आंसर भी देख पा रहे हैं यही है। अगला अपन बढ़ जाते हैं और इसमें 2-3 पॉइंट और लिखा है कि मल्टी डायमेंशनल है, इंटेंजिबल फोर्स है, बिल्कुल आप भी ये लिख सकते हैं, पर एज पर द लाइंस मैंने जो 4 बताए हैं बिल्कुल वो भी सही है और आप उनको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड आर्ट। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट और नॉट। तो बेसिकली यहां मैनेजमेंट को एज एन आर्ट एक्सप्लेन करने बोला है। और दूसरा क्वेश्चन बोलता है आर्ट इज द कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट compare all the feature of art with management and prove that it is an art। तो बेसिकली आर्ट बोला गया है भैया, यहां पे आर्ट को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए मैनेजमेंट एज आर्ट अपन पढ़े एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पहला पॉइंट। दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, थियोरेटिकल नॉलेज यानी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप आर्ट को
नहीं कर सकते, है ना। तो ये दोनों मैनेजमेंट और आर्ट में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट पर्सनलाइज एप्लीकेशन, भाई आर्ट में भी आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन रखते हो, आर्ट को आप अपने हिसाब से, है ना। क्या एक जन आर्ट बनाएगा दूसरा जन आर्ट बनाएगा सेम बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही मैनेजमेंट भी एक पर्सनल एप्लीकेशन पे रहता है, हर एक इंसान अपने ढंग से अपने तरीके से मैनेजमेंट को करता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस, जितना आप क्रिएटिविटी बढ़ेंगे उतना ही अच्छा मैनेजमेंट रहेगा, जितना क्रिएटिव बनेंगे उतना ही बढ़िया आपका मैनेजमेंट होगा, और जितनी ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर होगा आपका मैनेजमेंट और आर्ट भी। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, आंसर अगेन विजिबल है आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज XY, अब इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव यहां पे बताना है आपको। XYZ पावर लिमिटेड सेट अप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न्स इन अ रिमोट विलेज एज देयर इज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द रूरल एरियाज। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर अप द कॉस्ट एंड द रिस्क। The demand of the lanterns was increasing day by day, so the company decided to increase production to generate higher sales. For this, they decided to employ people from the nearby villages, as very few job opportunities were available in that area. The company also decided to open school and creches for the children of its employees. तो basically यहाँ कौन-कौन से objective आपके पूरे हो रहा है ये पूछ रहा है। बेटा कॉस्ट और रिस्क को कवर अप कर रहा है, तो ये सब तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। क्रीचर्स वगैरह खोल के दे रहा है, यानी एम्प्लॉइज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है ना, स्कूल ओपन कर रहा है, क्रीचर्स ओपन कर रहा है कि भाई उनके बच्चे पढ़ पाए, खेल पाए, वहीं रुक पाए, है ना, ये सारी चीजें कर रहा है। ये सब क्या एम्प्लॉय के लिए कर रहा है ना, अगेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर रहा है। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है ऐसी जगह जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, थोड़ा पिछड़ा इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली क्या बोलना चाहता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो तीनों ऑब्जेक्टिव यहां पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि तीनों ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आप पूरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला। Identify and explain the objective of management discussed above. Again वही सेम पार्ट है। मेगा लिमिटेड was manufacturing water heaters. In the first year of its operation, the revenue earned by the company was just sufficient to meet up its cost. जहां बोलेगा ना meet up its cost, समझ जाना सर्वाइवल। सर्वाइवल की बात कर, जहां सर्वाइवल आ गया कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। डन है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। टू इंक्रीज द रेवेन्यू, द कंपनी एनालाइज्ड द रीजन ऑफ लेस रेवेन्यू। आफ्टर एनालिसिस द कंपनी डिसाइडेड, पॉइंट नंबर 8, to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to backward area where labor was available at a very low rate. To start manufacturing solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. This will not only help in covering the risk but also help in meeting other objective too. यानी यहाँ पे बेटा आपको दो और अलग-अलग ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो बेटा सिंपल सादी बात है। अगेन आप शिफ्ट कर रहे हो बैकवर्ड एरिया में और वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, है कि नहीं? बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट कर रहे हो और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो ये क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है सर? क्लियर है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, कोई और है ही नहीं सर। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर, रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ बेसिकली द इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स। अगेन वही सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोला गया है। हाँ सर, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की बात किया क्या? बिल्कुल भी नहीं किया। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की यहाँ कहीं बात नहीं किया। चलिए अब आपके लिए दो मैं यहाँ पे क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये दो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, केस स्टडीज को रीड करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।